हेलो गाइस, मैं केशवी आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्न विद केशवी में। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में जो यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, उस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आईएएस का जो एग्जाम होता है वो कौन करवाता है? यूपीएससी, जिसे बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग केंद्र में जो भी एग्जाम होते हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा कराए जाते हैं। ठीक है। आईएएस की बात करें तो यूपीएससी जो है वो आईएएस का जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसमें 3 तरीके की जो इंपॉर्टेंट सर्विस है, कई सारे सर्विसेज में, जिसमें एक आईएएस आता है, आईपीएस आता है और आईएफएस जैसे पोस्ट इसके अंदर आती है। बात करें अगर एग्जाम के फेज की तो देखिए इसमें 3 फेज हैं। आपको प्रीलिम्स की परीक्षा पास आउट करनी पड़ेगी। प्रीलिम्स पास करने के बाद से मुख्य परीक्षा होती है और मुख्य परीक्षा के अगर आपने पास कर लिया तो इसके बाद से आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, और इंटरव्यू अगर आपने तीनों चरण को पास कर लिया तब जाकर के आप आईएएस, आईएफएस या फिर आईपीएस जो भी आपको पोस्ट जो है मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। इसके बाद आखिर प्रीलिम्स एग्जाम है क्या, उसमें मतलब कितने तरीके के एग्जाम होते हैं, और साथ ही हम इनकी डिटेल में सिलेबस पे भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम बात करें प्रीलिम्स एग्जाम की। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। जीएस का पेपर होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है। ठीक है। इसके अंदर आप इसके सिलेबस की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी होता है। इसके साथ ही करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटिव क्वेश्चंस जो है जीएस पेपर में पूछे जाते हैं। अगर बात करें सीसेट जो होता है ये क्वालिफाइंग है। इसके अंदर ये 200 मार्क्स का होता है और इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 80 आते हैं। ठीक है। इसके अंदर अगर हम 80 आते हैं और इसके अंदर क्वेश्चंस की बात करें तो इसके अंदर 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। 1 मार्क्स इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जीएस पेपर जो 1 है ये इसमें 100 क्वेश्चंस आएंगे। 100 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के होंगे? 200 के, यानी कि एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। ठीक है। और इसके साथ ही इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होता है 1/3। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी होता है 1/3 होता है। और सीसेट की बात करें, सीसेट में भी नेगेटिव मार्किंग, पर आप यहाँ पे ये देखिए ये 80 प्रश्न होते हैं, 200 मार्क्स के यहाँ पे होते हैं। ये क्वालिफाइंग नंबर है। इसके अंदर आपसे मैथ्स, रीजनिंग और फिर उसके बाद से कॉम्प्रहेंसिव जैसे प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर आपने जीएस पेपर भले पास कर लिया हो, पर अगर आप 33% सीसेट का पेपर अगर आप पास नहीं करते हैं, क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आप जो है प्रीलिम्स पास नहीं कर पाएंगे। तो प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है कि आपका सीसेट भी क्वालिफाई करें। ठीक है। अब हम बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। मुख्य परीक्षा की बात करें तो ये 1750 नंबर का होता है। मुख्य परीक्षा 1750 नंबर की है। इसके अंदर कौन कौन से पेपर्स होते हैं? देखिए इसके अंदर होता है एक क्वालिफाइंग पेपर्स होता है। क्वालिफाइंग पेपर यानी कि इसके अंदर आपको सिर्फ पास होना है, इसके नंबर काउंट नहीं होते। इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसमें लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज का पेपर होता है। जैसे आप जो भी भारत की जो 22 भाषा हैं, उस भारतीय संविधान की जो 22 भाषा है उसमें से किसी भी भाषा को चयन कर सकते हैं, तो उसमें आपको पास होना है। तो ये 300 मार्क्स का होगा और इसमें आपको 25% अंक लाना जरूरी है। इसके साथ ही इंग्लिश का पेपर होगा, ये भी 300 मार्क्स का होगा और इसमें भी आपको 25% अंक लाना जरूरी होता है। ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसके नंबर आप जुड़े नहीं जाएंगे मेंस मुख्य परीक्षा में। ठीक है। अब आते हैं हमारे पास सामान्य अध्ययन, यानी कि सामान्य अध्ययन मतलब जीएस के पेपर्स होता है। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय, यानी कि आपको एक विषय चॉइस करना पड़ता है जो कि वैकल्पिक विषय के अंतर्गत आता है। ये आपका जो वैकल्पिक विषय है इसके 2 पेपर होंगे और ये 500 नंबर के होते हैं। इसके अंदर आपको अपना कोई भी सब्जेक्ट जो है, जो भी आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, आप ऑप्शनल में चॉइस कर सकते हैं। ठीक है। अब पहले हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। वैकल्पिक विषय यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप जो है किस विषय को चुनते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। सामान्य अध्ययन जिसमें आपके कौन कौन से पेपर्स होते हैं और उसके अंदर टॉपिक क्या है, उसके अंदर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए अगर सामान्य अध्ययन की बात करें तो उसके अंदर आपका जो पहला पेपर होगा वो निबंध का होगा। निबंध कितने नंबर का होगा? 250 नंबर का होगा। निबंध आपको निबंध के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है।
तो निबंध होगा। फिर जीएस पेपर जो 1 होता है वो भी 250 नंबर का होता है। इसके अंतर्गत जो आते हैं वो कौन कौन से सब मतलब क्या क्या आपको जीएस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट को रखे गए वो देख लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर आता है इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी भारत का और जो विश्व का जो इतिहास है वो आपको इसके अंदर जीएस पेपर फर्स्ट में पूछे जाएंगे, इससे रिलेटिव प्रश्न। इसके साथ ही सोसाइटी को जीएस पेपर फर्स्ट में इस सोसाइटी से रिलेटिव प्रश्न आएंगे। और फिर ज्योग्राफी वर्ल्ड और इंडियन दोनों ज्योग्राफी इसके अंदर आएगी। इसके साथ ही आर्ट एंड कल्चर जो है जीएस पेपर 1 में जो है इससे रिलेटिव जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद हम इनके टॉपिक पे भी, इनके जो सब टॉपिक है उस पर भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि कई बच्चे यूपीएससी के बारे में सोच तो लेते हैं पर उन्हें सिलेबस के बारे में ही नहीं पता होता है। तो मैंने पूरी कोशिश की है ताकि मैं आपको समझा सकूं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर जीएस पेपर फर्स्ट में हाँ किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जीएस पेपर 2 में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, जीएस पेपर 3 में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, ताकि आप जो पढ़ रहे हो वो आपको कह सकते हैं एक तरीके से गाइडेंस मिल सके। क्यों? क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ स्टडी करते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता कि जीएस पेपर जो होते हैं उसमें किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरा मोटिव यह है कि मैं आपको आज की पूरी वीडियो में यूपीएससी एग्ज़ाम है और उसके बारे में डिटेल में पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, तो मैंने आपको जीएस पेपर जो फर्स्ट है उसके अंदर किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। यानी इसमें इंडिया और वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, सोसाइटी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे जाते हैं, आर्ट एंड कल्चर से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इनके जो सब टॉपिक है उस पर भी डिटेल में देखेंगे। अब जीएस पेपर 2 ये भी 250 नंबर का होता है। इसके अंदर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो आप देख सकते हैं, ये लिखित होगा, यानी कि आपका जो प्रीलिम्स होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है, पर ये जो पेपर होगा ये लिखित होगा। इसके अंतर्गत जो जीएस पेपर 2 है इसमें भी 250 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अंदर कौन कौन से जो टॉपिक हैं देखिए, आपका कॉन्स्टिट्यूशंस यानी कि आपको भारतीय संविधान के जो 22 भाग है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर पॉलिटी के अंदर जैसे आप मान लीजिए इसमें राज्य क्या है, संविधान क्या है, सरकार और प्रशासन कैसे कार्य करती है, ये सारी जो प्रश्न है वो पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था जो है इससे पूछे जाते हैं, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। इसके साथ ही गवर्नेंस जीएस पेपर 2 में ही आता है। गवर्नेंस से रिलेटिव जो भी चीज टॉपिक्स है वो इसी में ही आएंगे। सोशल जस्टिस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में जो भी अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए हैं उससे रिलेटिव जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का समाज पे, देश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरह से प्रश्न जो है ये सोशल जस्टिस में बनते हैं। तो वो आपको 1 साल के अंतर्गत सरकार के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो इंपॉर्टेंट फैसले हैं उससे आपको मतलब रूबरू रहना पड़ेगा। इसके साथ ही इंटरनेशनल रिलेशनशिप यानी कि साल के अंतर्गत हमारे विश्व के अन्य देशों के साथ कैसे संबंध है, इसके साथ ही पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है, सरकार किस तरीके की पॉलिसी को ले रही है। तो उस समय 1 साल 1.5 साल के अंदर जो भी चर्चा में रहे उसका मतलब आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जीएस पेपर 1 इसके अंदर आपको ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, जिससे आप देख सकते हैं। अब जीएस पेपर जो 3 है ये भी 250 नंबर का ही होता है और इसके अंदर जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो टेक्नोलॉजी से होता है। टेक्नोलॉजी क्या होती है? टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे मान लीजिए सरकार ने इस साल सरकार के द्वारा कौन कौन सी खोज की गई, ठीक है, वैज्ञानिक खोज कौन सी की गई, कौन कौन से आविष्कार किए गए, तो ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी में आती है और इसका समाज में, विश्व में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपको इसके लिए करंट अफेयर्स से कनेक्ट रहना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, और इसके साथ ही इकोनॉमिक के जो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कह सकते हैं राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, बीओपी क्या है, आरआरबी क्या है, आरआर क्या है, और फिर उसके बाद मतलब इस तरीके के जो बेसिक प्रिंसिपल कह सकते हैं वो आपको इकोनॉमिक की आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटिव, फिर इसके बाद से बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता से रिलेटिव भी आपके जीएस पेपर 3 में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही इन्वायरमेंट क्या है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपको इसके बारे में जो है पता होना चाहिए। तो वो इन्वायरमेंट का जीएस पेपर 3 में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही
ये भी इसी में से आता है। फिर उसके बाद से डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी आपातकाल जो वो आपदा जो होती है कि उसमें सरकार किस तरीके से कार्य करती है, वो सारी ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 3 के अंतर्गत पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद से आता है जीएस पेपर 4, ये भी 250 नंबर का होता है और इसमें एथिक्स आता है। एथिक्स यानी नीति शास्त्र। इसके साथ ही आपसे केस स्टडी भी पूछी जाती है, केस स्टडी, ठीक है, केस स्टडी भी इसके अंदर आपसे केस स्टडी भी इसके अंदर पूछी जाती है। एथिक्स है, एप्टीट्यूड है, ये इंटीग्रेट है, ये सारी चीजें आता है। तो ये रहा हमारा जीएस पेपर जो 4 है। जीएस पेपर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि किस में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जो जीएस का पेपर होता है, जीएस का पेपर जिसमें 1, 2, 3, 4 पेपर होते हैं और इसके अंदर किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको जो है बता दिया है। तो ये वीडियो जो होगी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि जब जो बच्चे शुरू में तैयारी करते हैं तो उन्हें ये पता नहीं होता कि हमें किस टॉपिक को पढ़ना है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेंस दे सकती है कि आपको किस टॉपिक को पढ़ना है। इसके साथ ही आप जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी आपको पता हो सकता है, आप ये चीज़ देखने के बाद से छाड़ सकते हैं कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम चर्चा करेंगे इन जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं इसके सिलेबस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए ये जीएस पेपर 1 है। जीएस पेपर 1 में आपको क्या क्या सिलेबस कवर करना है उसको मैंने डिटेल में बताया गया है, ताकि आप जो है या आप इसका फ़ायदा ले सके और आपको पता चले। क्योंकि आपने सुना होगा कि कई जितने भी यूपीएससी क्वालिफाई स्टूडेंट होते हैं वो यही बोलते हैं कि हमें सिलेबस के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कोशिश ये की है कि आपको सिलेबस के बारे में शॉर्ट्स में एक अच्छी तरीके से पूरी डिटेल में आपको जानकारी दे सकूँ। तो जीएस पेपर जिसमें मैंने आपको बताया था हिस्ट्री, इसके अंदर वर्ल्ड हिस्ट्री आती है और इंडियन हिस्ट्री आती है। तो इसके बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है कि आपको हिस्ट्री में भी कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं जहां से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको प्राचीन भारत में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। देखिए प्रीलिम्स के लिए कोई अलग से सिलेबस नहीं है। अगर आपने मेंस का सिलेबस कवर कर लिया तो कहीं ना कहीं आपका प्रीलिम्स का भी सिलेबस कवर हो गया, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए अलग से नहीं पढ़ा जाता। मेंस अच्छी तरह से आपने कर लिया तो आपका प्रीलिम्स भी कवर हो चुका है। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए जहाँ से प्रतिवर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री में हम बात करें प्राचीन भारत की, तो प्राचीन भारत में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही वैदिक सभ्यता, वैदिक साहित्य, बौद्ध व जैन धर्म और इनके जो दर्शन, इनके संस्थापक हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है। मीमांसा, सांख्यिकी दर्शन, भक्ति काल, सूफी काल, मौर्य गुप्त काल की प्रशासन और संगम काल। देखिए ये मौर्य गुप्त काल की जो प्रशासन व्यवस्था को देखनी है, इस समय का प्रशासन कैसे था, क्या है, इनके बारे में थोड़ी बहुत आप इनके बारे में भी जान लें, इनकी वंशवाली कैसे रही, क्या रही, पर इतना डिटेल में आपको सबसे ज़्यादा जो पढ़ना है इनका जो प्रशासन रहा उस चीज़ को, ठीक है। तो ये प्राचीन भारत में ये मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप जरूर कवर करें। इसके साथ ही हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में अगर मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, हिस्ट्री के मध्यकालीन भारत में आपको क्या पढ़ना है, तो मध्यकालीन भारत में आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल काल जो था, इसके साथ ही विजयनगर साम्राज्य, इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसके साथ ही जो शिवाजी थे, शिवाजी महाराज की जो प्रशासन व्यवस्था थी उसी पे आप देख सकते हैं। तो आपको बस मध्यकालीन भारत में इन्हीं टॉपिकों को मतलब मोस्टली फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और इनकी भी आपको प्रशासन ही देखना है। प्रशासन यानी कि कौन लड़ा कौन मरा ये आपको नहीं देखना, आपको देखना है ओनली फॉर इनका प्रशासन कैसे था, किस तरीके का प्रशासन करते थे, ठीक है। तो मध्यकालीन भारत में आपको ज़्यादातर ये जो 4 साम्राज्य हैं इनको देख लें। इसके साथ ही आप संगम काल में चोल वंश को भी देखना ना भूलें। चोल वंश, इनकी प्रशासन व्यवस्था को भी आपको थोड़ा देख लेना चाहिए। इसके साथ ही पल्लव वंश। तो ये आपका प्राचीन भारत में ये टॉपिक इतना इनफ है, इतना कर लिया तो मान लीजिए कि हाँ आपने अब जंग जीत ली। और मध्यकालीन भारत की बात करें तो आपके लिए इतना टॉपिक इनफ है। इसके साथ ही मैंने जो भक्ति का सूफी काल है उसको मैंने यहाँ लिख दिया, वो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत ही आता है। और जो संगम काल है वो भी आप इसको थोड़ा देख लेना। इसके साथ ही आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो आधुनिक भारत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो 1765 से लेकर के 1885 तक का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर आप जो है
12वीं कक्षा तक की जो बुक है वो आपके लिए इनफ है। इसके साथ ही सुधारवादी आंदोलन जो भी चलाए गए थे, जो विवेकानंद, दयानंद सरस्वती के द्वारा जो आर्य समाज की स्थापना हुई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, और रामकृष्ण परमहंस मिशन, जो भी मिशंस की जो भी स्थापना हुई थी, जो भी सुधारवादी आंदोलन इस दौरान चले थे, उसको थोड़ा आप डिटेल में देख लें। इसके साथ ही 1885 से लेकर के 1947 तक का सब जो भी आपको पढ़ना है वो ग्रेजुएशन लेवल तक का पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आज़ादी के बाद भारत के सामने क्या चुनौतियां रही वो भी आपको आधुनिक भारत के अंतर्गत कवर करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल में नहीं दिया, मैंने आपको बता दिया कि आपको पढ़ना क्या है। आधुनिक भारत का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आधुनिक भारत को डिटेल में आपको कवर करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप सोर्सेज बता रही हूँ कि आपको यहाँ से यहाँ तक तो 12वीं कक्षा की बुक से मिल जाएगी। इसके साथ ही स्पेक्ट्रम की बुक आती है, वो आपके लिए इनफ है, उससे आप अच्छी तरह से मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लें, वो आपका आधुनिक भारत पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा जो अगला टॉपिक है हिस्ट्री में वो है कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। यहाँ से भी बात करें तो आपको नृत्य, गायन, संगीत, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, ये है। स्थापत्य कला में भी आपको देखना है जैसे कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला कैसी थी, मौर्यकालीन कैसी थी, गुप्तकालीन स्थापत्य कला कैसी थी, चोलों के समय किस तरह की स्थापत्य कला थी, पल्लवों के समय स्थापत्य कला कैसी थी, मुसलमान जब दिल्ली सल्तनत के समय स्थापत्य कला कैसी थी, मुगलों के टाइम में कैसी थी, फिर अंग्रेज आए, फिर स्थापत्य कला में क्या बदलाव हुआ है। तो इस तरीके के टॉपिक आपको कला एवं संस्कृति के अंदर कवर करने हैं। फिर उसके बाद से हमारे पास आता है विश्व इतिहास। जैसा कि मैंने आपको बताया जीएस पेपर के अंतर्गत वर्ल्ड और इंडियन हिस्ट्री आती है। तो हिस्ट्री जो है वर्ल्ड हिस्ट्री, वैसे विश्व इतिहास से आपको प्रीलिम्स में कोई प्रश्न नहीं पूछे जाते, यह आपका जो टॉपिक होगा वो जीएस फर्स्ट का होगा। तो विश्व इतिहास की बात करें, इसमें अमेरिका की आज़ादी, फ्रांस की जो क्रांति हुई, प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, ये जो औपनिवेशवाद था वो क्या था, उसका विश्व पे क्या प्रभाव पड़ा, वो सब देखना है आपको। और औपनिवेशवाद की समाप्ति, ये किस कारण से इसका समाप्त हो जाता है आगे चल करके। इसके साथ ही जो राजनीतिक दर्शन है जैसे कि साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद क्या है और इसका क्या इफेक्ट पड़ा, जो भी है इनको आप, और इनका समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, इन सारी चीज़ों को आप विश्व इतिहास के अंतर्गत कवर करेंगे, ठीक है। अब आता है जीएस पेपर। ये अभी तक हमने जो बात करी वो हिस्ट्री की ही बात थी, जितना हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करना है। इसके अंदर हिस्ट्री में आपको प्राचीन भारत, इसके साथ ही मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, कला एवं संस्कृति और विश्व के इतिहास जैसे टॉपिक को आपको कवर करने हैं। अब हम बात करते हैं भूगोल की। भूगोल को क्या करना है, जैसे ज्योग्राफी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और पढ़ने में भी काफ़ी मज़ा आता है। अगर आप ज्योग्राफी की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, तो देखिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप 9 से लेकर के 12 तक की जो एनसीईआरटी की बुक है उससे पढ़ लीजिए, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये इतना अगर आपने पढ़ लिया तो ये आपके लिए इनफ है। इसके अंदर आप क्या क्या टॉपिक कवर करें, मेरे ख्याल से तो 9 से लेकर 12 तक की जो बुक है उसको पूरी तरीके से मल्टीपल टाइम पढ़ लीजिए, यह आपके लिए इनफ हो सकता है। इसके अंदर आप सौरमंडल, अक्षांशीय व देशांतर रेखाएं, जलवायु वर्गीकरण, तापमान, वायु, नदियां, महासागर, प्राकृतिक आपदाएं जैसे टॉपिक्स होंगे उससे आप कवर करेंगे। इसके साथ ही मेरे ख्याल से आप जो 11th-12th की जो बुक है ज्योग्राफी की उसको मल्टीपल टाइम पढ़ लीजिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखे और उसमें ज़्यादातर जो प्रश्न है वो एनसीईआरटी से, 11th-12th के एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं ज्योग्राफी के, तो आप उसे अच्छी तरह से कवर कर लीजिए। इसके साथ ही संसाधन, खनिज, कृषि व्यवस्था, मिट्टी के प्रकार, उद्योग, इसके बारे में भी आप देख ले सकें। ये सारे टॉपिक आपकी 9 से लेकर 12th की जो एनसीईआरटी की बुक है उससे कवर हो जाएंगे। इसके साथ ही हम बात करते हैं समाज, यानी कि जीएस पेपर फर्स्ट के अंदर समाज यानी सोसाइटी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सोसाइटी में किस तरह से, यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक बताए हैं, जैसे कि समाज की जो समस्या है, समाज क्या है, इसकी क्या समस्या है। तो देखिए भारतीय समाज की बात करें तो यहाँ भारतीय समाज की विशेषता क्या है, क्या विशेषता है कि हमारी भारतीय समाज विविधताओं में बटा हुआ है, विविधताओं में है, ठीक है। फिर विविधताओं में तो उसके सामने, भारतीय समाज के सामने चुनौती क्या है, विविधता है तो उनको एक एक करके रखने की सबसे बड़ी चुनौती है। तो सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, जैसे महिलाओं की भूमिका को आपको उसमें देखना है। सरकार के सामने चुनौतियां हैं जैसे जनसंख्या, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, इसके साथ ही गरीबी, शहरीकरण, बेरोजगारी, सामाजिक सशक्तिकरण, धर्मनिरपेक्षता। तो इस तरह के जो सामाजिक मुद्दे हैं उससे रिलेटिव प्रश्न जो है जीएस पेपर फर्स्ट में पूछे जाते हैं। तो वो कुछ विशेषताएं दे रखी है, तो इसे आप जो है
करंट अफेयर से रिलेटिव करके पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में अभी हाल ही में सरकार महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य कर रही है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या कार्य कर रही है, गरीबी, तो कहीं ना कहीं इस टॉपिक को कवर करने के लिए आपको कहीं ना कहीं करंट के मुद्दों से थोड़ा कनेक्ट रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है सिलेबस है जीएस पेपर फर्स्ट का। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छी तरीके से डिटेल में समझाऊं, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं उन्हें यूपीएससी के बारे में सोच तो लेते हैं पर उन्हें सिलेबस के बारे में नहीं पता होता है। तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि और भी बच्चे जो है इसका लाभ ले सकें। अब चलिए हम देखते हैं जीएस पेपर 2, उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए देख, ये जीएस पेपर 2 को भी मैंने उसी तरीके से पूरी तरीके से डिटेल में कि आपको कौन से टॉपिक को कवर करना है। देखिए, अगर आप सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये हो सकता है कि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप ये अपने लिए छांट सकते हैं कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और उसे आप नोट करके एक करंट अफेयर्स के लिए नोट बना सकते हैं। तो इसलिए पहले सिलेबस को देख लीजिए अच्छी तरीके से। मैंने कोशिश ये की है कि मैं आपको सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दूं। ठीक है, अब जीएस पेपर 2 को देखते हैं। जीएस पेपर 2 में क्या है, तो जीएस पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर भारतीय राजनीतिक एवं शासन प्रणाली से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस पेपर 2 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं संविधान की, यानी कि भारतीय संविधान इसके अंतर्गत आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना है। तो भारतीय संविधान के जो 22 भाग है उसको आपको कवर करना है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे जो संविधान की विशेषता है, हमारे संविधान निर्माण के चरण कैसे, हमारे संविधान की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट अधिनियम है, चार्टर्ड एक्ट, वो आपको कवर करना है। इसके साथ ही आपको कवर करना है कि हमारे संविधान किस तरीके से बनकर तैयार हुआ, हमारे संविधान की विशेषता क्या है, हमने किस देशों से किन चीज़ों को अपनाया है, और यहाँ पे जो प्रशासन व्यवस्था है वो किस तरीके से, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका किस तरीके से कार्य करती है, संघीय व्यवस्था क्या है हमारे संविधान, मतलब जो भी संविधान की विशेषता है, संविधान के 22 भागों को आपको डिटेल में यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही जो संवैधानिक संस्था है, जो कह सकते हैं जो सांविधिक और संवैधानिक संस्था है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि संवैधानिक जिसका संविधान में वर्णन किया गया है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन, वित्त आयोग जिसका संविधान में वर्णन है, और सांविधिक जो कि कानूनी रूप से बनाए गए हैं, जैसे कि नीति आयोग, योजना आयोग, ये इनका उल्लेख संविधान में नहीं है पर इन्हें बनाया गया है अलग से, कानून के द्वारा बनाया गया है जिसे नीति आयोग। तो इस तरीके की संस्थाओं को भी आपको देखना है संविधान के अंतर्गत, इन्हीं टॉपिकों को आपको कवर करना है। फिर उसके बाद से आता है राज्य व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया भी था अभी कि इसके अंदर आपको पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था, राज्य क्या है, संविधान क्या है, संविधान क्या होता है, कि प्रशासन को आपको देखना है कि सरकार और प्रशासन कैसे कार्य करती है। फिर उसके बाद से लोकतंत्र आपको देखना है, लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है, लोकतंत्र में चुनाव क्या होते हैं, उद्देशिका में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है, इन सारी चीज़ों को आपको देखना है। इसके साथ ही राष्ट्रवाद, संघवाद, गणतंत्र, तो और हमारे इन सारी चीज़ों को आपको पॉलिटी की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आपको उसको कवर करना है, इन सारे टॉपिकों को। ठीक है, यानी आपको इसमें देखना है संघवाद क्या है, गणतंत्र क्या है, अधिकार क्या है, इस तरीके के टॉपिकों को आप राज्य व्यवस्था के अंतर्गत कवर करेंगे। इसके साथ ही गवर्नेंस की बात करते हैं। गवर्नेंस में आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना है, तो गवर्नेंस का मतलब होता है शासन। इसके अंदर जो टॉपिक आते हैं वो होते हैं सिविल सोसाइटी, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, और फिर सिटीजन चार्टेड और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटीज, ई गवर्नेंस, रोल ऑफ सिविल सर्विस इन ए डेमोक्रेसी, यानी कि सिविल डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र में जो सिविल सेवक अधिकारी होते हैं उनकी क्या भूमिका है, ये सारी चीज़ें आपको गवर्नेंस के अंतर्गत, गवर्नेंस टॉपिक में आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है। इसके साथ ही सोशल जस्टिस की बात करें, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय की बात करें, इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट जो है, अभी के सुप्रीम कोर्ट के जितने भी बयान आते हैं ना उसको आपको देखना है कि करंट में जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस को लेकर के क्या बयान देती है,
ठीक है, तो उसको आपको देखना है। पूर्व में दिए गए बयान भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही सरकार की जो कल्याणकारी योजना है, जो स्कीम चलाई जा रही है, वो सोशल जस्टिस के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, देखिए ये जो आपके ऊपर वाले जो टॉपिक्स है ये तो आप एक बार पढ़ लेंगे, पर ये सोशल जस्टिस जैसे टॉपिक से, सोसाइटी जैसे टॉपिक से, वो करंट के मुद्दे को लेकर के, तो आपको करंट का मुद्दे को ध्यान में रख करके अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर से कनेक्ट रहना पड़ेगा। इसके साथ ही जो करंट में जो भी मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है, उस पर आपको कान लगा के सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आपको जीएस पेपर 2 में और क्या टॉपिक कवर करने, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इसके अंतर्गत आपको भारत की विदेश नीति, ठीक है, अभी तक 1947 से लेकर के वर्तमान समय तक भारत की विदेश नीति क्या रही, ठीक है, कौन जो भी सरकार आई उनकी विदेश नीति क्या रही है, मोदी सरकार आई है तो इनकी विदेश नीति क्या रही है, उसको आपको डिटेल में देखना है। इसके साथ ही भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध क्या है, वो आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कवर करना है। ठीक है, अभी आप बस इतना कर सकते हैं, इन्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए और आगे चल करके जैसे मान लीजिए श्रीलंका के साथ हमारे प्राचीन संबंध क्या रहे, वो तो हम अभी पढ़ लेते हैं, पर कुछ अगर बदलाव होता है तो उसे करंट में कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही महत्वपूर्ण संगठन, महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय स्तर की और इंटरनेशनल लेवल की जो भी इम्पोर्टेंट कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको आपको कवर करना है। जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे देती हूँ, जैसे सार्क हो गया, ब्रिक्स है, इनकी स्थापना कब की गई, इसका उद्देश्य क्या है, क्या भारत इसका मेंबर है या नहीं है तो कब बना, ये सारी चीज़ें आपको इनमें कवर करनी है, जैसे WTO, UNO, IMF और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसके साथ ही आप बड़ी शक्तियों के साथ भारत के संबंध, जो बड़ी देखो आपको सारे देशों नहीं, आप इतना नहीं कि आप इतने सारे देश तो आप सारे देशों के साथ भारत के संबंध देखो, नहीं, हमें देखने इंपॉर्टेंट देशों के साथ भारत के संबंध क्या है। इंपॉर्टेंट देश में आप जैसे देख सकते हो अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन। इसके साथ ही उस साल जो भी देश चर्चा में रहे, जैसे मान लीजिए सऊदी अरब चर्चा में रहा, भारत और सऊदी अरब के रिलेशन चर्चा में रहे, तो आप उसको देखोगे। भारत और चाइना के रिलेशन उस साल चर्चा में रहे तो उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो श्रीलंका और भारत के रहे तो उनको देख सकते हैं। भारत और बांग्लादेश, तो वो तो भारत के पड़ोसी देश है, तो वो तो इसी टॉपिक में आपके कवर हो जाएगा। इसके साथ ही बड़े देशों के साथ भारत के संबंध क्या है, उसे भी आपको कवर करना है। फिर इसके साथ ही आपको इंटरनेशनल रिलेशनशिप में ही आपको विश्व की प्रमुख समस्या व भारत की भूमिका जैसे टॉपिक को भी कवर करना पड़ेगा। इसके अंदर आतंकवाद, पर्यावरण, परमाणु शस्त्र और मानव अधिकार और विश्व शांति, यानी इसको लेकर के सरकार की विश्व स्तर पे क्या कानून है, क्या संधियां की गई है और भारत की इस सब चीज़ों में क्या भूमिका है, इन सारी चीज़ों को आपको कवर करना है। ठीक है, तो आप जब पढ़ेंगे न्यूज़पेपर तो आपको मेरा मानना है कि मैंने इस वीडियो को इस आधार पर बनाया है कि जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ये पता चल जाए कि आखिर उनका सिलेबस है क्या, उन्हें पढ़ना किस दिशा में, एक गाइडेंस मिल सके मेरी इस वीडियो से। तो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है, तो आज आगे देखते हैं। अब हम जीएस पेपर 3 को देखेंगे, तो देखते हैं उसका सिलेबस आखिर क्या है। देखिए जीएस पेपर 3 के अंतर्गत जो जर्नल स्टडी 3 है उसके अंदर आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना है। जीएस पेपर 3 के अंदर आपकी टेक्नोलॉजी आती है। टेक्नोलॉजी में आपको क्या करना है, आपको इससे करंट अफेयर्स से रिलेटिव ही इसको आपको लेना है। टेक्नोलॉजी जिसमें विज्ञान व टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां हैं, यानी कि हाल ही में भारत ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है, उस पर आपको ध्यान रखना है। तो ये आप इसको ये रेडी हो गया आपकी करंट अफेयर्स से। इसके साथ ही नई तकनीकी के बारे में जानकारी, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत सरकार ने अभी क्या कार्य कर रही है, इसरो ने कौन से प्रोग्राम को लॉन्च कर रही है, जैसे गगनयान मिशन, ये सारी चीज़ें भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कंप्यूटर के क्षेत्र में, रोबोट के क्षेत्र में, नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तो और बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है, इस पे क्या कानून है, पेटेंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको, ट्रेडमार्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको टेक्नोलॉजी टॉपिक के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। तो ये टॉपिक भी आपकी करंट अफेयर्स से ही जो है प्रिपेयर होगा। ठीक है, इसके साथ ही आपका जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट आता है। इसके अंदर आप मान लीजिए इकोनॉमिक के जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं उसको आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखना है। इसके अंदर आप बात करें तो यहाँ पे कृषि की भूमिका, औद्योगिक, सर्विस सेक्टर,
सरकार की नीतियां, बजट, मौद्रिक व राजकोषीय नीति, मुद्रास्फीति, सतत विकास, समावेशी विकास, भूमि सुधार, आधारभूत संरचना का विकास, इन्वेस्टमेंट मॉडल, एलपीजी कॉन्सेप्ट क्या है, पीपी मॉडल क्या है, वित्तीय बाजार क्या है, टैक्स सिस्टम क्या है, शेयर मार्केट, रोजगार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी कि ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। मान लीजिए आपको जो इकोनॉमी के बेस, इसका अगर मैं शॉर्ट्स में बोलूँ तो इकोनॉमी के जो भी बेसिक प्रिंसिपल है वो आपको क्लियर होने चाहिए। इसके साथ साथ जो ये एलपीजी कॉन्सेप्ट हो गया, ये शेयर मार्केट होगी, वित्तीय बाजार हो गया, या फिर कह सकते हैं मुद्रा, कह सकते हैं कि जो महंगाई होती है इसका क्या इफेक्ट है, वो सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपको कवर करने हैं। सिर्फ ये आपको इकोनॉमिक के जो ना रूल्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ें नहीं करनी, आपको इन टॉपिकों पे कवर करना है। ठीक है, हमें राज्य व्यवस्था पढ़नी है। ठीक है, अर्थशास्त्र नहीं, हमें राज्य व्यवस्था को कवर करना है। इसके साथ ही हम बात करते हैं जीएस पेपर थर्ड में, अगला टॉपिक है जैव विविधता एवं पर्यावरण, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसको आपको देखना है और पर्यावरण से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आपको कवर करना है। जैव विविधता और पर्यावरण में क्या, यानी कि जैव विविधता और पर्यावरण को लेकर के अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो भी सरकार की नीतियाँ बनाई गई हैं वो आपको देखने, जो भी समझौते हुए, जो भी कानून बनाए गए हैं, जो भी इनकी सामान्य जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते हैं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने इनके संबंध में अभी तक कौन कौन से कार्य किए हैं, आगे की क्या रणनीति है, तो पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकार क्या क्या कार्य कर रही है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको इसको कुछ तो आपको पहले से तैयार करना पड़ेगा और इसके साथ ही करंट अफेयर्स को इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही अगला आपका टॉपिक है सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा। सिक्योरिटी और सुरक्षा के अंतर्गत आपको क्या कवर करना है, इसके अंतर्गत जिस पेपर थर्ड के अंदर जो ये वाला टॉपिक है, इसके अंदर आपको आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे में आप बात कर सकते हैं, जैसे कि आतंकवाद एक बहुत बड़ी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। ठीक है, इसके साथ ही नक्सलवाद भी है और उग्रवाद। तो ये क्या है, ये इसके भारत में किस क्षेत्रों में इसका मतलब कह सकते हैं कि खतरा है। ठीक है, खतरे का कारण क्या है, तो इस तरीके की चीजें आपको आंतरिक सुरक्षा में आपको कवर करनी है। इसी तरीके से बाह्य सुरक्षा की बात करें, बाह्य सुरक्षा की, भारत की जो बाह्य सुरक्षा को जैसे क्यों खतरा है, किस कारण से खतरा है, तो वो भी आपको इसमें देखना है। ठीक है, तो बाह्य सुरक्षा को भारत को खतरा क्यों है, बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा, आसमानी सुरक्षा को भी आपको इस सिक्योरिटी के अंदर देखना है, साइबर सुरक्षा को भी देखना है। इसके साथ ही हमारी सुरक्षा को चुनौती देने वाले कारण क्या है, हमारे जैसे हमारी राष्ट्रीय एकता अखंडता को प्रभावित करने वाले जो भी कारण है, अगर हमारे देश की राष्ट्रीय एकता अखंडता प्रभावित होगी, कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा भी प्रभावित होगी। तो प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से हैं, जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर देखती हूँ, जैसे काला धन। अभी आप देखते हो कि मोदी सरकार जब से आई है उन्होंने काला धन को लेकर के काफ़ी सारे कानून बनाए हैं। ठीक है, इन्हें कम करने के लिए, हथियारों की कमी तथा मादक पदार्थ की तस्करी, आपको पता है पंजाब जैसे क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं मादक पदार्थों के गढ़ बन चुके हैं, तो उसके पीछे का रीज़न, ये सारी चीज़ें आपको देखना है। तो आप देख सकते हो कारण है क्योंकि हमारी जो कह सकते हैं पाकिस्तान, पंजाब में पाकिस्तान टच होता है। ठीक है, टच होने के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा मादक पदार्थों का सप्लाई होता है। ठीक है, जिसके कारण से पंजाब के जो युवा हैं वो कैसे कह सकते हैं नशाखोरी हो रहे हैं। तो इसके पीछे के रीज़न कारण आपको इस तरीके से तैयार करने हैं। इसके साथ ही भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जैसे पैरामिलिट्री फोर्स हो गई, प्रवर्तन निर्देशालय हो गए, इनको भी आपको देखने हैं, इनसे भी जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा जीएस पेपर 3 का सिलेबस है, जिसको मैंने डिटेल में कोशिश की है कि मैं आपको डिटेल में समझा दूँ। तो अगर ये वीडियो, मैं आपसे फिर कहना चाहूँगी कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि जिनका भी यूपीएससी का सपना है वो पूरा हो सके। ठीक है, तो चलिए अब हम जीएस पेपर 4 को देखते हैं और इसके बाद हम सीसेट को भी देखेंगे कि सीसेट में किस तरीके से किसके टॉपिक को कवर करें जहां से प्रश्न ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें।
कि ये जीएस पेपर थर्ड के अंदर एक हमारा टॉपिक रह गया था। जीएस पेपर थर्ड में एक आपदा प्रबंधन है, यानी डिजास्टर मैनेजमेंट है। इसके अंदर आपदा क्या है, कास्ट के रिलेटिव कानून क्या है, इसे कैसे निपटा जाता है, सरकार किस तरह से निपटती है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। ये टॉपिक रह गया था जीएस पेपर थर्ड में, ये चीजें भी पूछी जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीएस पेपर फोर। जीएस पेपर फोर ये भी 250 नंबर का ही है। इसके अंदर आपको नीति शास्त्र देखना होता है। नीति शास्त्र क्या है, अभिव्यक्ति सत्यनिष्ठा क्या है, ये डिटेल में आपको एथिक्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ही जो थिंकर्स होते हैं, फिलोसोफर थिंकर्स होते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनके क्या विचार है वो भी आपको इसी में आपको कवर करना है। इसके साथ ही सिविल सर्विस में नीति शास्त्र की क्या भूमिका है, ये भी एक टॉपिक है। इसके साथ केस स्टडी भी आपको देखनी पड़ती है। आपको कुछ मतलब कह सकते हैं कि आपको केस स्टडी दे दी जाएगी और आपको सॉल्व करना है कि आप उस समस्या, अगर आपकी एक समस्या बता दी जाएगी उसको आपको सॉल्व करना है केस स्टडी के अंतर्गत। तो यह है जीएस पेपर फोर। जीएस पेपर फोर को हम जो है आप चाहे तो दृष्टि के जो आप ये दृष्टि का है, ये दृष्टि का सिलेबस है, इसमें भी जो है कह सकते हैं कि सिलेबस को कंप्लीट बताया गया है, पर इसमें इससे भी मैंने बहुत सरल बनाने की जो है कोशिश की है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जीएस पेपर फर्स्ट है, इसका जो सिलेबस है वो यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है, तो आप इसे भी निकाल कर रख सकते हैं। मैंने इन सभी टॉपिकों को ले करके इस वे में आपको समझाने की कोशिश की है कि जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में किस तरीके से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसे एक बार आप देख लीजिए। अगर किसी के पास भी नहीं है तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिसके लिए लड़ने जा रहे हो तो आपको पता तो होना ही चाहिए कि आपको लड़ना कैसे है ताकि आप जीत सको। ठीक है, तो ये सिलेबस है जो मैं एक बार आपको अच्छी तरीके से दिखा देती हूँ। ये आपकी जीएस पेपर थर्ड का ही है। अब ये आपके जीएस पेपर जीएस पेपर थर्ड चल रहा है अभी। देखिए आप, इसमें टॉपिक्स को बस बताया गया है कि किस टॉपिक्स, अब इसको पढ़ने के बाद से फिर भी आप नहीं समझ पाओगे कि हमें पढ़ना कैसे। तो मैंने कोशिश ये की है कि आपको मैं समझा दूँ कि कहाँ से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसे भी देख लेना, और जो आपको ये नेट पर बहुत अच्छी तरीके से नेट पर मिल जाएगा दृष्टि का जो ये सिलेबस है, और आप वहाँ से भी इसकी मदद ले सकते हैं। और बाकी मैंने आपको समझा तो दिया है। देखिए जीएस पेपर 4 है। जीएस पेपर 4 में आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं नीति शास्त्र, मानवीय से संबंध, मानवीय क्रियाकलाप, नीति शास्त्र का सार तत्व, ये सारे टॉपिक्स हैं। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, तो ये एथिक्स के हैं सारे नोट्स, और ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। ठीक है, अब हम थोड़ा सीसेट का भी सिलेबस हम देख लेते हैं। सीसेट का भी सिलेबस जो है हम देख लेते हैं। देखिए सीसेट का सिलेबस क्या है। देखिए सीसेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सीसेट ऐसा नहीं है कि आप सीसेट की तैयारी किए बिना ही आप सीसेट क्लियर कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कई बच्चे जिनका जीएस अच्छा होने के बावजूद भी वो सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते, और जिसके कारण से वो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स है वो भी पास नहीं कर पा रहे। तो सीसेट पे आपको पूरा ध्यान देना है। और सीसेट में जो पेपर होता है वो आजकल बहुत टफ आने लगा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन काफ़ी बढ़ चुका है। तो यूपीएससी जो है वो सीसेट के माध्यम से कई बच्चे जो हैं वो उनको बाहर निकालने के चक्कर में, तो हम क्यों ना सीसेट को भी मजबूत कर लिया जाए। तो सीसेट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको हम देख लेते हैं। सीसेट में अगर बात करें मैथ्स में आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, उसमें आता है परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, ये जो पाइप एंड टंकी के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। समय दूरी के, धारा एवं समता संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न पूछे जाते हैं। लाभ एवं मिश्रण के पूछे, एलिगेशन और मिक्सचर, और अनुपात और समानुपात के, ऑफिस साझा, औसत, फिर उसके बाद से एलसीएम, महत्व समापत्ति तथा लघुत्तम समापत्ति, क्रम से एम संचय, और संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम से जो है ये आपका मैथ्स का कोर्स है। किसका? मैथ्स का। ठीक है, मैथ्स में आप इतने टॉपिक को कवर कर दीजिए, इनफ है। इतना अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो आपका सीसेट निकल सकता है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपको क्या क्या टॉपिक कवर करना है, कैलेंडर, घड़ी, वो डायरेक्शन यानी दिशा, वर्ड रिलेशन, सीरीज, और कोडिंग डिकोडिंग, सेटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट सॉरी, पजल, नंबर सीक्वेंस और डाटा सीक्वेंस जैसे। और इसके साथ ही आप पासा जो है उससे वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, पर यहाँ से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। इसके साथ ही कॉम्प्रहेंसिव आता है, जिसके अंदर आपको उसको अंदर पढ़ करके मतलब कह सकते हैं पैराग्राफ होगा, उसके अंदर पढ़ करके आपको आंसर देना होता है। वो थोड़ा मुश्किल होता है, उसे भी आप प्रैक्टिस से उसको भी सीख सकते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपको इस जो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँ सॉल्व के साथ ही। ठीक है, तो हम यूपीएससी में लगेंगे, क्योंकि अभी यूपीएससी के एग्जाम में टाइम है। तो अगर आपका भी सपना है यूपीएससी का तो लग जाइए, क्योंकि आपका सपने को
आप एक दिन ना एक दिन अपने यूपीएससी के सपने को जरूर साकार करेंगे। तो अगर बस मैं आज की वीडियो अपने यही समाप्त करना चाहूँगी और मैं ये कहूँगी कि अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि बच्चे जो हैं यूपीएससी की सिलेबस को जान सके और अपनी जो कह सकते हैं अपनी जो तैयारी है उसको एक सही दिशा दे सके। क्योंकि आपको पता है कि जो यूपीएससी का कॉम्पिटिशन है काफ़ी टफ है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी हो। तो मैंने आपको सिलेबस के बारे में बिल्कुल सिंपल वे में बताया है, तो आप इसका लाभ लें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ अन्य और बच्चे ले सकें। आगे मैं ये कहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद। इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।